हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ए विच इन मंगोलिया के एपिसोड नंबर 2 को। और यकीन मानिए आज के एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला जो आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि टक्स शहर की मिलिट्री बुरी तरह हार चुकी है। खतरा इतना बढ़ चुका है कि नोमाड्स की खूंखार सेना किसी भी पल शहर पर धावा बोल सकती है। इसलिए बिना वक्त गवाए लोग अपनी जरूरी राशन और कीमती सामान को बंकर्स में छिपाने लगते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए फातिमा भी सितारे के साथ उसी बंकर में छिप जाती है। सीन शिफ्ट होता है बंकर के अंदर, जहां घुटन महसूस करते हुए फातिमा कहती है कि यह जगह कितनी अजीब और दम घोटने वाली है। इस पर सितारा उन्हें संभालते हुए कहती है, आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, यहाँ हवा और रोशनी आने का पूरा इंतजाम है। अंकल और बाकी सब भी बहुत जल्द आ जाएंगे। हमें बस थोड़े सेवा के लिए यहाँ रुकना है। हमारे पास खाने पीने का सारा सामान है और आपकी वो कीमती किताबें भी यहाँ पूरी तरह सेफ है। फातिमा एक ठंडी सांस लेते हुए कहती है, हाँ सितारा, इन किताबों को इकट्ठा करने में मेरे हस्बैंड ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। यह वाकई बहुत कीमती है। फिर अचानक फातिमा सितारा की तरफ देखती है और पूछती है, सितारा क्या तुम वादा करती हो कि तुम हमेशा मोहम्मद का ख्याल रखोगी? यह सुनकर सितारा थोड़ा शर्मा जाती है, लेकिन फिर संभल कर कहती है, जी बिल्कुल आंटी, पर वो तो इतने समझदार है कि उन्हें भला मेरी क्या जरूरत पड़ेगी। तब फातिमा समझाती है, मोहम्मद बिल्कुल अपने पिता पर गया है। उसके विचार बहुत खुले हुए हैं और जैसे जैसे वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा लोग उसका विरोध करने लगेंगे। ऐसे वक्त में उसे एक सच्चे साथी की जरूरत होगी और मैं चाहती हूँ कि वो साथी तुम बनो। तुम हमेशा एक सच्चे इंसान की तरह उसकी मदद करना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी और भरोसा पाकर सितारा मन ही मन बेहद खुश होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह हाँ कह देती है। लेकिन तभी बंकर के भारी दरवाजों पर अचानक एक जोरदार दस्तक होती है। फातिमा को लगता है कि शायद उनके भाई वापस आ गए हैं और अब उनका ये इंतजार खत्म हुआ। लेकिन दोस्तों, जैसे ही दरवाजा खुलता है फातिमा और सितारा के होश उठ जाते हैं। सामने कोई अपना नहीं बल्कि नोमाड की क्रूर सेना और उनका खतरनाक कमांडर खड़ा था। दोनों डरते कांपते बाहर निकलती हैं। तभी नोमाड्स का एक सैनिक बंकर के अंदर घुसकर सामान खंगालने लगता है। कुछ ही देर में वो सैनिक अंदर से एक पुरानी किताब ढूंढ निकालता है। कमांडर उस किताब को देखते ही शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, तो आखिरकार मुझे यूक्लिड एलिमेंट्स मिल ही गई, यानी यहाँ आना बेकार नहीं गया। वो किताब लेकर जाने लगता है, पर फातिमा अपनी जान की परवाह किए बिना उस किताब के लिए तड़प उठती है। यह देखकर सितारा से रहा नहीं जाता और वो सीधे कमांडर पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम एक नीच चोर हो और हमारे कानून में चोरों के हाथ काट दिए जाते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत। तुम इस किताब को ऐसे नहीं ले जा सकते, इसे तुरंत वापस करो। फातिमा डर के मारे सितारा को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती थी कि वे दुश्मनों से घिरी हुई हैं। पर वो कमांडर वहीं रुक जाता है और पलटकर हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हारे हिसाब से मैं चोर हूँ? सुनो लड़की, तुम गलत हो। इस पूरी दुनिया की हर एक चीज मेरे महान पिता चंगेज खान की है। सितारा और कमांडर की बीच की बातों को एक दुभाषिया लड़का ट्रांसलेट करके दोनों को सुनाता है। सितारा यह देखकर हैरान रह जाती है कि दुश्मनों के साथ यह लड़का इतनी भाषाएं कैसे जानता है। तभी कमांडर आगे कहता है, तुम बहादुर हो लड़की, लेकिन कभी कभी हद से ज्यादा बहादुरी अपनी एक कब्र खोद देती है। तुम्हें जुबान संभाल कर बोलनी चाहिए थी ताकि तुम्हें डर का एहसास हो। इतना कहते ही कमांडर अपने तलवार से सितारा पर अटैक कर देता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि तलवार सितारा को छू पाती, फातिमा बीच में कूद पड़ती है और वो जहरीली तलवार फातिमा के सीने को चीरते हुए पार हो जाती है। यह खौफनाक मंजर देखकर सितारा और वो ट्रांसलेटर लड़का बुरी तरह सहम जाते हैं। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए फातिमा सितारा से कहती है, अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। और इतना कहकर वो दम तोड़ देती है। सितारा पूरी तरह से सदमे में चली जाती है। उसे समझ ही नहीं आता है कि पलक झपकते ही उसकी दुनिया कैसे उजड़ गई। दूसरी तरफ नोमाड्स की सेना पूरे शहर को लूटकर वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। सितारा अपनी मालकिन की लाश के पास अकेले बैठी रह जाती है। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है। तभी वही ट्रांसलेटर लड़का आता है और सितारा को अपने साथ चलने को कहता है। जब सितारा उठकर देखती है तो उसका पूरा खूबसूरत शहर अब राख और मलबे का ढेर बन चुका था। नोमाड्स की सेना ने हर तरफ तबाही का नंगा नाच किया था और बचे हुए लोगों को भेड़ों की तरह हांग कर ले जा रही थी। कई दिनों के थकाऊ सफर के बाद वे एक नए पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां पहले से ढेरों कैदी मौजूद थे। वहां सितारा को उसकी पुरानी साथी अनीस और जुमरुद मिलती है। अनीस सितारा को जिंदा देखकर गले से लगा लेती है, लेकिन सितारा बेजान नजरों से सिर्फ इतना कहती है, मैंने आंटी से वादा किया था लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाई। अनीस रोते हुए बताती है, सितारा जब हम पहाड़ों की तरफ भाग रहे थे दुश्मनों ने हमें वहीं पकड़ लिया था। उन्होंने औरतों और बच्चों को अलग कर दिया और हमारे मर्दों और बुजुर्गों को ले गए। उसके बाद हमने उन्हें कभी नहीं देखा। इसी बीच हम देखते हैं कि नोमाड्स का कमांडर कुछ लोगों को मार डालने का हुक्म दे देता है, जिनमें जुमरुद का सगा भाई मेल भी शामिल था। अपने आंखों के सामने अपने भाई की मौत देखकर जुमरुद पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, पर जालिम सैनिकों की वजह से किसी को रोने या हिलने तक की इजाजत नहीं थी। तभी सैनिकों का हुक्म आता है और सफर फिर शुरू होता है। सितारा और अनीस किसी तरह टूट चुके जुमरुद को सहारा देकर आगे बढ़ाती है। रास्ते में आगे बढ़ते ही उनके सामने लाशों का एक भयानक मंजर आता है।
या वही मर्द थे जिन्हें पहले अलग किया गया था। और उन्हीं लाशों के ढेर में सितारा को अपने अंकल की बेजान देह भी दिख जाती है। सब खौफ से कांप उठते हैं। तभी एक बेबस औरत अपने पति की लाश की तरफ दौड़ती है, पर बेरहम सैनिक उसे भी तुरंत मौत के घाट उतार देते हैं। यह घटना दिखाता है कि उस दौर में इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। इसके बाद कहानी हमें एक खूबसूरत फ्लैशबैक में ले जाती है, जहाँ सब कुछ ठीक था। सितारा और अनीस घर के कामों में हाथ बटा रही होती है। तभी फातिमा मुस्कुराते हुए बाजार से लौटती है। सितारा पूछती है, आंटी बाजार कैसा रहा? फातिमा हंसकर कहती है, जुमरूद की वजह से आज हमने बहुत अच्छी खरीदारी की। सितारा, अगली बार तुम भी हमारे साथ चलना, पर उससे पहले मुझे निसापुर में एक बेहद जरूरी खत भेजना है। जब बगीचे में गुलाब खिलेंगे तब हम वो खत भेजेंगे। दोस्तों, बगीचे में गुलाब तो खिले, लेकिन वो खत कभी अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच सका। वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां अनीस किसी तरह जुमरूद और सितारा के लिए थोड़ा सा खाना लेकर आती है, लेकिन दोनों में से कोई भी खाना छूता तक नहीं है। अनीस सितारा का हाथ थाम कर समझाती है, सितारा, याद है मैंने तुमसे कहा था कि हम सिर्फ गुलाम हैं, हमें सवाल पूछने का हक नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारियों से बंधे, पर आंटी के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सितारा तड़प कर पूछती है, फिर किसकी गलती थी? अनीस, अंकल और आंटी दोनों हमें छोड़कर चले गए। तब अनीस उसके चेहरों से आंसू पोंछते हुए कहती है, तुम भूल रही हो सितारा, निसापुर में अभी भी कोई जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अभी भी निसापुर शहर में बिल्कुल सुरक्षित थे। यह सुनते ही सितारा की बेजान आंखों में जीने की एक नई उम्मीद चमक उठती है। उसे फातिमा से किया अपना वादा याद आ जाता है। इसके बाद महीनों तक वे नोवाड की कैद में चलते रहते हैं और आखिरकार तालो खान नाम की एक जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ हजारों कैदियों का मेला लगा हुआ था। जब वहाँ के पुराने कैदी पूछते हैं कि वे कहाँ से आए, तो अनीस बताती है कि वे टक्स शहर से आए हैं। यह सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं कि दुश्मनों ने टक्स को भी तबाह कर दिया। वे बताते हैं, हम तो कारीगर है, इसलिए हमें जिंदा छोड़ दिया गया। हम निसापुर शहर के रहने वाले हैं। निसापुर का नाम सुनते ही सितारा का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वे कारीगर आगे बताते हैं, जब नोवाड्स ने हमारे शहर निसापुर पर हमला किया तो हमने डटकर मुकाबला किया और पहले ही तीर से उनके सेनापति को मार गिराया। लेकिन इस बात से बौखलाकर दुश्मनों ने पूरे निसापुर शहर को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने हुक्म दिया कि निसापुर में एक भी सांस लेती हुई चीज जिंदा न बचे, चाहे वो इंसान हो, औरत हो, बच्चा हो या कोई बेजान जानवर। उन्होंने हर एक इंसान का कत्लेआम कर दिया, सिर्फ हम कारीगरों को गुलामी के लिए छोड़ दिया। यह सुनते ही सितारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस मोहम्मद के भरोसे वो जी रही थी वो निसापुर भी राख हो चुका था। सितारा का आखिरी सहारा भी टूट जाता है और वहीं पास में बैठी जुमरूद भी गस खाकर गिर पड़ती है। कुछ देर बाद जब जुमरूद को एक तंबू में होश आता है तो वो बस अपने मरे हुए भाई का नाम पुकार रही होती है। ढलते हुए सूरज को देखते देखते जुमरूद हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेती है। यह सीन वाकई दिल को झकझोर कर रख देता है। सितारा रोते हुए सोचती है कि जुमरूद जिंदगी भर बस अपने घर वापस जाकर अपने भाई के साथ रहना चाहती थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो दोनों रोते हुए जुमरूद का अंतिम संस्कार करती है, इस तसल्ली के साथ कि अब वो कम से कम अपने भाई से मिल चुकी होगी। उसी रात जब सितारा सो रही होती है, अनीस तंबू से बाहर जाने लगती है। उसके दिल में भी जीने की आखिरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। अगली सुबह जब सितारा की आंख खुलती है तो बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। जब सितारा पास जाकर देखती है तो वहाँ अनीस की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। लोग बातें कर रहे थे कि कल रात अनीस ने एक नौबाड सैनिक पर हमला कर दिया था, जिसके जवाब में सैनिक ने उसका सीना चीर दिया। अनीस ने घुटने टेक कर गुलामी करने के बजाय सम्मान से मरना बेहतर समझा। सितारा पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। उसके सभी अपने एक एक करके उसे छोड़कर जा चुके थे। रात के अंधेरे में सितारा चुपचाप तंबू से निकलकर रेगिस्तान की तरफ अकेले चलने लगती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि अगर वो यूं ही आगे बढ़ती रही तो कोई सैनिक उस पर तीर चला देगा और उसका यह दर्द खत्म हो जाएगा। सितारा खुद अपनी जान देने जा रही थी, लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई आकर उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। जब सितारा मुड़कर देखती है तो वो वही ट्रांसलेटर लड़का था। उस लड़के को देखते ही सितारा उस पर नाखून से हमला कर देती है, लेकिन वो लड़का सितारा की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम इस तरह अपनी जान नहीं दे सकती। क्या तुम्हें अपनी वो कीमती किताब वापस नहीं चाहिए? और दोस्तों, इसी सस्पेंस और इमोशनल मोड पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। सच कहूँ तो यह एपिसोड पूरी तरह से दर्द और डिप्रेशन से भरा हुआ था। जो लोग एनिमे को सिर्फ बच्चों का कार्टून समझते हैं, यह एपिसोड उनके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज के आगे के एपिसोड भी कवर करूं, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।